राजस्थान, इस एक शब्द में ही न जाने कितनी छवियां उभरती हैं। रेगिस्तान का वो सुनहरा फैलाव, ऊंचे ऊंचे किले, रंगीन पगड़ियां और हाँ, वीरता की कहानियां। आज हम इसी राजस्थान की परतें खोलेंगे, इसके इतिहास की गहराइयों और भूगोल की जो अनोखी बनावट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, राजस्थान अध्ययन भाग 1 के कुछ अंश, वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। अच्छा। ये बताते हैं कि कैसे यहाँ प्राचीन सभ्यताएं पनपी, फिर कैसे राजपूत वंशों का उदय हुआ और उनका क्या योगदान रहा। साथ ही ये स्रोत राजस्थान की जमीनी हकीकत पर भी रोशनी डालते हैं, मतलब यहाँ के पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान और यहाँ का मौसम कैसा है। तो हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो हमें राजस्थान की एक कह सकते हैं मुकम्मल तस्वीर दे सकें। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस धरती की कहानी इतनी अनोखी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। हाँ, जरूर। अक्सर जब राजस्थान का जिक्र आता है तो सीधे राजपूतों और मध्यकाल की बात होने लगती है, लेकिन यहाँ का इतिहास तो उससे भी बहुत बहुत पुराना है ना? सही कहा आपने, बहुत पुराना। कालीबंगा जैसी जगहों के बारे में जब पढ़ते हैं तो मतलब हैरानी होती है। हाँ, कालीबंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत अहम केंद्र था। और सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। सोचिए जरा। हाँ, ये दिखाता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ कृषि कितनी विकसित रही होगी। इसी तरह आहड़ जैसी बस्तियां हैं जो बताती हैं कि यहाँ तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाले लोग रहते थे, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और बैराट का जिक्र भी आता है स्त्रोतों में, जहां मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो इसका मतलब मौर्य साम्राज्य का प्रभाव भी यहां तक फैला हुआ था। हाँ, बिल्कुल। बैराट में अशोक के शिलालेख मिलना और वहां बौद्ध स्तूपों का पाया जाना, ये साफ दिखाता है कि 3री सदी ईसा पूर्व में भी ये इलाका भारत के बड़े राजनीतिक और धार्मिक घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ था। यहां तक कि आर्यों के बसने के निशान भी मिलते हैं, खासकर जो पुरानी सरस्वती नदी थी उसके किनारों पर। और बाद में महाजनपद काल में मत्स्य जैसा जनपद यहाँ काफी शक्तिशाली हुआ। तो ये भूमि हमेशा से मतलब इतिहास के केंद्र में रही है। फिर आता है वो दौर जिसने राजस्थान को उसकी खास पहचान दी, राजपूत काल। लेकिन इनकी उत्पत्ति का सवाल ये थोड़ा पेचीदा लगता है मुझे। कई अलग अलग कहानियां और सिद्धांत है इसके बारे में। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प बहस का मुद्दा रहा है। सबसे मशहूर कहानी तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो वाली है, अग्निकुंड की कहानी। हाँ, वो मैंने सुनी है। जिसके मुताबिक गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उससे 4 योद्धा कुल निकले, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। हालांकि गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जैसे जो बड़े इतिहासकार हैं वो इसे मतलब कवि की कल्पना मानते हैं। अच्छा, तो फिर इतिहासकारों में ज्यादा मान्यता किस बात को लेकर है? कौन सा सिद्धांत ज्यादा माना जाता है? ज्यादातर इतिहासकार ओझा जी की तरह ही राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों का ही वंशज मानते हैं। अच्छा। जो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहलाते थे वो परंपरा, ये मत सबसे ज्यादा मान्य है। लेकिन और भी सिद्धांत हैं शायद। कर्नल टॉड का भी कुछ जिक्र आता है। हाँ, कुछ और सिद्धांत भी हैं। जैसे कर्नल जेम्स टॉड थे, उन्होंने रीति रिवाजों में कुछ समानता देखी और उन्हें विदेशी जातियों जैसे शक, सिथियन उनसे जोड़ा। फिर डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जरों से जोड़कर विदेशी मूल का सिद्धांत दिया। कुछ शिलालेखों के आधार पर कुछ लोगों ने इन्हें ब्राह्मण वंश का भी बताया है। काफी अलग अलग मत हैं। हाँ है, लेकिन आज जो आम सहमति है वो यही है कि राजपूत मुख्यतः भारतीय मूल के ही योद्धा वर्ग थे। समझ गया। चलिए अब कुछ प्रमुख राजवंशों और उनके सबसे प्रभावशाली शासकों पर आते हैं। मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश, ये तो शायद सबसे ज्यादा जाना माना है, बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक। हाँ, मेवाड़ का इतिहास वाकई बहुत गौरवशाली रहा है। बप्पा रावल ने तो खैर वंश की नींव रखी, फिर महाराणा कुंभा हुए। वो सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। हाँ, उनके बारे में पढ़ा है, किले बनवाने का बहुत शौक था उन्हें। बिल्कुल, कहा जाता है कि उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए 32 किले बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ सबसे शानदार माना जाता है। कुंभलगढ़, हाँ। और चित्तौड़ का जो मशहूर विजय स्तंभ है वो भी उन्हीं की देन है। मालवा पर जीत की याद में बनवाया था। वो खुद भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने संगीत पर ग्रंथ भी लिखे, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा। गजब।
कुंभा के बाद फिर महाराणा सांगा का नाम आता है, जिन्हें हिंदूपथ कहा गया। खानवा में बाबर से उनकी जो लड़ाई हुई वो इतिहास बदलने वाली साबित हुई। बिल्कुल। खानवा का युद्ध 1527 में, उसमें सांगा की हार ने भारत में मुगल सत्ता की नींव मजबूत कर दी थी। सांगा अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि उनके शरीर पर तलवारों के कोई 80 घाव थे। 80 घाव? हाँ। और फिर महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, उनका घोड़ा चेतक, हाँ। और मुगलों की अधीनता कभी न मानने का उनका प्रण, ये सब तो मतलब लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके हैं। कर्नल टॉड ने तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली? ये उनकी वीरता का प्रतीक है। बिल्कुल। और पन्नाधाय का बलिदान भी तो इसी वंश से जुड़ा है। अपने बेटे को कुर्बान करके राजकुमार को बचाना। ये कहानियां दिखाती हैं कि उस दौर में वफादारी और त्याग के क्या मायने थे। अब विश्वसनीय लगता है आज। निश्चित रूप से ये त्याग की पराकाष्ठा थी। बाद में महाराणा राज सिंह भी हुए, जिन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया और राजसमंद झील बनवाई। वो झील आज भी इंजीनियरिंग का एक कमाल मानी जाती है। मेवाड़ के बाद चौहानों की बात करें तो अजमेर बसाने वाले अजयराज और फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम सबसे पहले आता है जहन में। हाँ बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो तराइन के युद्ध हुए वो बहुत निर्णायक रहे हैं। हाँ, वो तो थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 तो पृथ्वीराज ने जीता, पर दूसरे युद्ध 1192 में उनकी हार ने उत्तर भारत में तुर्की शासन का रास्ता खोल दिया। लेकिन चौहानों की वीरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रणथंभौर के हमीर देव चौहान, वो अपनी हठ के लिए मशहूर हैं। हमीर हठ, हाँ। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया और यहीं पर राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। इसी तरह जालौर के कान्हड़ देव चौहान ने भी खिलजी का डटकर सामना किया था। यानी प्रतिरोध लगातार चलता रहा। हाँ। अच्छा, मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ वंश का भी बड़ा नाम है। राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया, और फिर राव मालदेव, जिनके बारे में शेरशाह सूरी ने वो मशहूर बात कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो देता। वो युद्ध 1544 कितना कठिन रहा होगा शेरशाह के लिए। बिल्कुल। मालदेव के बाद राव चंद्रसेन भी बहुत अहम है, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अच्छा, मारवाड़ का प्रताप क्यों? क्योंकि उन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और संघर्ष करते रहे। ओके। और फिर वीर दुर्गादास राठौड़, कर्नल टॉड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। राठौड़ों का यूलिसिस? हाँ, क्योंकि उन्होंने राजकुमार अजीत सिंह के लिए औरंगजेब से एक लंबा संघर्ष किया था उनकी रक्षा के लिए। बीकानेर के राठौड़ भी थे जिन्होंने एक अलग राज्य बसाया था। हाँ, राव बीका ने बीकानेर बसाया। और फिर आमेर यानी आज का जयपुर, वहां के कछवाहा वंश की भी अपनी अलग कहानी है। राजा भारमल ने अकबर से संधि की थी, शायद सबसे पहले। हाँ, भारमल पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और उनके पोते राजा मानसिंह, वो तो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे और नवरत्नों में भी शामिल थे। मानसिंह, हाँ। फिर मिर्जा राजा जयसिंह आए, जिन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 की थी। लेकिन कछवाहा वंश में शायद सबसे विलक्षण व्यक्तित्व सवाई जयसिंह द्वितीय का था। सवाई जयसिंह, जयपुर शहर के संस्थापक और एक खगोल शास्त्री भी। ये युद्धों के उस दौर में विज्ञान और नगर नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। सवाई जयसिंह 1717-1743 एक बहुत दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने 1727 में जयपुर शहर बसाया, जो अपनी ग्रिड प्लानिंग, मतलब सीधी सड़कों और चौराहों वाली बनावट के लिए आज भी मशहूर है। हाँ, आज भी वो दिखता है पुराने शहर में। और सिर्फ शहर ही नहीं बसाया, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस में 5 जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं। 5? अच्छा। हाँ, जयपुर का जंतर मंतर तो अब विश्व धरोहर है। और वहां की जो सम्राट यंत्र है वो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। कमाल है। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से तारों की एक सारणी भी तैयार करवाई और ज्योतिष पर जयसिंह कारेका नाम का ग्रंथ लिखा। कहते हैं वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले आखिरी हिंदू शासक भी थे। क्या बात है। ये तो हुई शासकों और युद्धों की बात, लेकिन राजस्थान की संस्कृति और धर्म में भी तो गजब की विविधता है। निश्चित रूप से यहाँ शैव धर्म का गहरा प्रभाव रहा है, जैसे मेवाड़ के एकलिंग जी। वैष्णव धर्म भी बहुत लोकप्रिय रहा। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर है और मीराबाई की कृष्ण भक्ति तो पूरे भारत में फैली। मीराबाई, हाँ। शक्ति पूजा का भी बहुत महत्व है।
हर वंश की अपनी कुलदेवी होती हैं। और जैन धर्म, वो भी यहाँ बहुत फला फूला। देलवाड़ा और रणकपुर के जो मंदिर हैं वो तो उसके शानदार उदाहरण हैं। देलवाड़ा के मंदिर तो अद्भुत हैं। और इस्लाम का प्रभाव? अजमेर शरीफ दरगाह तो विश्व प्रसिद्ध है ही। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में और नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, ये सूफी परंपरा के बहुत अहम केंद्र रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान की अपनी एक अनूठी लोक देवता परंपरा भी है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, जिन्हें आम लोग बहुत मानते हैं, अपने सुख दुख में याद करते हैं। हाँ, ये लोक देवता तो संस्कृति का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और संत परंपरा भी बहुत समृद्ध रही है। दादू दयाल, जाम्भोजी, जिन्होंने बिश्नोई पंथ चलाया और पर्यावरण चेतना जगाई। हाँ, बिश्नोई समाज तो आज भी पर्यावरण रक्षा के लिए जाना जाता है। सही कहा। फिर जसनाथ जी, लालदास जी, रामचरण जी जैसे कई संत हुए जिन्होंने सरल स्थानीय भाषा में ज्ञान दिया और सामाजिक बराबरी की बात की, ऊंच नीच का भेद मिटाने की कोशिश की। ये दिलचस्प है कि मतलब एक तरफ युद्ध और संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ भक्ति, कला और सहिष्णुता की ये धारा भी लगातार बह रही है। हाँ, यही राजस्थान की खासियत है। अच्छा, अब जरा इस रंगीले प्रदेश के भूगोल को समझते हैं। क्षेत्रफल में तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। हाँ, और भौगोलिक रूप से भी इसमें बहुत विविधता है। मतलब एक जैसा नहीं है पूरा राजस्थान। मोटे तौर पर हम राजस्थान को 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 हिस्से कौन कौन से? पहला और सबसे बड़ा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यही है थार का रेगिस्तान। ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है। अच्छा। यहाँ रेत के टीले मिलते हैं जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं, और खारे पानी की झीलें भी हैं जैसे सांभर, दीडवाना, पचपदरा। ये पूरा इलाका सूखा या अर्ध सूखा है। तो दूसरा हिस्सा तो फिर अरावली पहाड़ियां ही होंगी। ये तो बहुत पुरानी मानी जाती हैं, शायद दुनिया की सबसे पुरानी। बिल्कुल सही। अरावली पर्वतीय प्रदेश दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये राज्य को लगभग बीच से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चीरती हुई निकलती है, और ये एक तरह से जलवायु और नदियों के लिए जल विभाजक का काम करती है। मतलब इसके पश्चिम का मौसम और नदियां अलग हैं, पूर्व का अलग। अच्छा, ये जल विभाजक है। और सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। हाँ, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर इसी दक्षिणी अरावली में माउंट आबू के पास है। शेरजरदा, अचलगढ़ जैसी और भी ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, तो अरावली के पूर्व में क्या है? वहां तो रेगिस्तान नहीं है। नहीं, तीसरा हिस्सा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये अरावली के पूर्व का इलाका है और ज्यादातर नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। अच्छा, मतलब ये उपजाऊ इलाका है। हाँ, राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र यही है। बनास, बाणगंगा, चंबल जैसी नदियां इसी क्षेत्र में बहती हैं। चंबल के बीहड़ भी इस इलाके में है। और दक्षिण में माही नदी का बेसिन है जिसे छप्पन का मैदान या वागड़ भी कहते हैं। छप्पन का मैदान। और चौथा हिस्सा कौन सा है? चौथा हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये असल में मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ही एक विस्तार है। इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र। हाँ, ये इलाका थोड़ा पथरीला है और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां भी यही हैं। समझ गया। अच्छा, राजस्थान में नदियां भी कुछ खास तरह की हैं। मैंने सुना है कुछ तो समुद्र तक पहुंचती ही नहीं। ये कैसे होता है? हाँ, ये यहाँ के भूगोल की एक खासियत है। यहाँ 3 तरह के अपवाह तंत्र मिलते हैं। मतलब नदियों के बहने के 3 पैटर्न हैं। पहला तो वो है जो सामान्य है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इनमें सबसे प्रमुख है चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जैसे बनास, वन की आशा भी कहते हैं इसे, काली सिंध, पार्वती। चंबल एकमात्र नदी है जो यहाँ लगभग साल भर बहती है। अच्छा, केवल चंबल? हाँ, लगभग। बाकी ज्यादातर मौसमी है। दूसरा समूह है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इनमें मुख्य है लूनी, माही और साबरमती। लूनी नदी के बारे में सुना है कि वो आधी मीठी आधी खारी हो जाती है। हाँ, ये दिलचस्प है। लूनी अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद रेगिस्तानी इलाके की लवणीय मिट्टी के कारण खारा हो जाता है और आखिर में ये गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, सागर तक नहीं पहुंचती। अच्छा, और तीसरा अनोखा समूह कौन सा बताया आपने? तीसरा है अंतः प्रवाहित नदियां।
ये वो नदियां हैं जो ना तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच पाती हैं, ना ही अरब सागर तक। तो कहाँ जाती हैं? ये राज्य के अंदर ही बहते बहते रेत में या किसी झील में विलीन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ऐसा यहाँ के शुष्क भूगोल और कम बारिश के कारण होता है। अच्छा, कौन सी नदियां हैं ये? इनमें सबसे प्रमुख है घग्घर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है। इसे स्थानीय लोग नाली कहते हैं और ये मृत नदी भी कहलाती है। इसके अलावा कातली, साबी, काकनी जैसी और भी छोटी नदियां हैं। ये तो वाकई अनोखी बात है। नदियों के अलावा झीलें भी यहाँ बहुत हैं। खारे पानी की सांभर, डिटवाना तो हैं ही, लेकिन मीठे पानी की झीलें भी जीवन रेखा जैसी होंगी पानी की कमी वाले इलाके में। बिल्कुल, मीठे पानी की झीलें पीने के पानी और सिंचाई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। उदयपुर की पिछौला और फतेह सागर झीलें तो शहर की पहचान है। हाँ, उदयपुर तो झीलों की नगरी कहलाता है। सही कहा। फिर अजमेर की आना सागर झील है, पुष्कर झील है जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, राजसमंद झील जो महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत के लिए बनवाई थी, उसकी 9 चौकी पाल पर शिलालेख भी बहुत मशहूर हैं। अच्छा। और जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, वो राजस्थान की सबसे बड़ी, बल्कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील मानी जाती है। ये सब झीलें पीने के पानी, सिंचाई और पर्यटन तीनों के लिए बहुत अहम है। आखिर में यहाँ की जलवायु की बात कर लेते हैं। आमतौर पर तो यही धारणा है कि यहाँ बस गर्मी और सूखा ही रहता है। क्या ये सही है? ये कह सकते हैं, काफी हद तक सही है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः शुष्क से लेकर उप आर्द्र मानसूनी है। और जैसा मैंने पहले कहा, अरावली पहाड़ियाँ मौसम पर बहुत गहरा असर डालती हैं। वो जल विभाजक वाली बात? हाँ, अरावली के पश्चिम में पूरा रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दियों में सर्दी भी तेज होती है, और तापमान में दिन और रात का अंतर बहुत ज्यादा होता है। जबकि अरावली के पूर्व में थोड़ी ज्यादा बारिश होती है और जलवायु पश्चिम की तुलना में कम चरम है, मतलब अर्धशुष्क या उप आर्द्र कह सकते हैं। तो यहाँ की जलवायु की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी चुनौती है बारिश का बहुत कम होना, अनिश्चित होना और उसका असमान वितरण। ज्यादातर बारिश मानसून के कुछ ही महीनों में होती है, वो भी हर साल अलग अलग मात्रा में और अलग अलग इलाकों में, कभी बहुत कम, कभी थोड़ी ठीक ठाक। अच्छा। इसी वजह से यहाँ सूखा और अकाल पड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं। गर्मियों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। फिर मॉनसून में थोड़ी बारिश होती है और उसके बाद सर्दी का मौसम आता है। तो ये थी राजस्थान के इतिहास और भूगोल की एक झलक। हमने देखा कि कैसे इस धरती की भौगोलिक बनावट, खासकर ये अरावली और थार का मरुस्थल, इसने यहाँ के इतिहास को एक शक्ल दी है। और कैसे इन्हीं चुनौतियों के बीच यहाँ वीरता, कला, भक्ति और एक बेहद रंगीन संस्कृति ने जन्म लिया और पनपी। हाँ, स्रोतों से यही समझ आता है कि यहाँ का इतिहास और भूगोल आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आप अलग करके नहीं देख सकते, चाहे वो प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हो, या किलों की बनावट पहाड़ों पर उनकी सुरक्षा के लिए हो, या पानी को सहेजने की जो पुरानी परंपराएं हैं, बावड़ियां वगैरह। हाँ, वो तो है। या फिर यहाँ के लोगों का जो जुझारूपन है, मुश्किल हालात से लड़ने की क्षमता, हर पहलू पर यहाँ की जमीन का, यहाँ के भूगोल का असर साफ दिखता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना जानो उतना ही और जानने का मन करता है। खैर, इन सारी बातों के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। कि जिस भूमि ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी विविधता को अपने आप में समेटा है, वो आज अपनी इस ऐतिहासिक विरासत और इन भौगोलिक चुनौतियों के साथ कैसे तालमेल बिठाकर भविष्य की ओर देख रही है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।